नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो 2016 में चित्रकला का एग्ज़ाम हुआ था वो हम सोल्व कर रहे हैं, 2016 वाला पेपर। और ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। 3 नंबर पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट हम सोल्व करा चुके हैं, जिसके जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। और इससे पहले तो गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की उनके पास शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है? 1444 यानी कि 1444 स्तंभों वाला मंदिर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, 1444 स्तंभों वाला मंदिर है रणकपुर। ये रणकपुर मंदिर है। ये कहाँ पे है? पाली में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पाली में। और फ्रेंड्स, ये जैन मंदिर है। कैसा मंदिर है? रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ पे है? पाली में। याद रखना। तो ये क्या है? जैन मंदिर है। 1444 स्तंभों पे खड़ा हुआ है। कितने स्तंभों पे? 1444 स्तंभों पे खड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे 84 शिखर हैं। कितने शिखर हैं? 84 तो यहाँ पे शिखर हैं। और 24 मंडप है। कितने मंडप हैं? 24 मंडप। 24 मंडप और 84 शिखर है इस पे। और 1444 क्या है? 1444 स्तंभ हैं फ्रेंड्स, याद रखना। 1444 स्तंभ हैं, 84 शिखर हैं और 24 मंडप है। और ये पाली के अंदर है, रणकपुर पाली में पड़ता है। और जैन मंदिर है। कौन से मंदिर है? कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। तो रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है। 1444 स्तंभों पे 84 शिखर है और 24 मंडप है। तो याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है? तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि इसमें पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी ईंटों का प्रयोग हुआ है? पकी हुई ईंटें। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा ये सारे स्थल जो हैं इसके अंदर आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, लाट व परगहा किसके अंग हैं? तो फ्रेंड्स, लाट व परगहा जो है ये स्तंभ के अंग हैं। किसके अंग हैं? स्तंभ के। तो मौर्य युगीन जो स्तंभ थे उसके ये अंग माने जाते हैं। तो उसमें देखो कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, जैसे मैं आपको बताऊं। तो ये नीचे एक होता है पिलर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाट। क्या बोलते हैं? लाट। ठीक है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद में यहाँ से लेकर के कुछ इस तरीके की आकृति होती है ये। फिर इसके ऊपर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है। फिर देन इसके ऊपर में ये होता है। फिर इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये शीर्ष होता है। क्या होता है? शीर्ष होता है। ये शीर्ष। तो ये लाट है। और ये यहाँ से लेकर के ये ऊपर तक का जो भाग है ये परगहा कहलाता है। क्या कहलाता है? परगहा। क्या कहलाता है? ये नीचे वाला होता है मेखला। क्या होता है? मेखला। ये होता है मेखला। फिर ये कंठी, मेखला, कंठी, बैठकी। ये बैठकी होता है। क्या होता है? बैठकी। फिर ये ऊपर वाला जो भाग होता है जिसमें बीच में चक्कर बना हुआ है और यहाँ पे 4 पशु की आकृति बनी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चौकी। क्या बोलते हैं? चौकी। तो मेखला, बैठकी, बैठकी, कंठा, चौकी। मेखला, बैठकी, कंठा, चौकी। सॉरी, ये जो पार्ट है उल्टे कमल की आकृति, ये क्या होती है? ये बैठकी होती है। और ये वाला पार्ट क्या होता है? कंठा होता है। और ये क्या होता है? चौकी। तो इसका अगर हम क्रम देखें, एक तरीके से इसका अगर हम क्रम देखें तो नीचे वाला पार्ट लाट होता है। लाट के ऊपर क्या होता है? मेखला। क्या होता है? मेखला। ये मेखला है। फिर बैठकी है। बैठकी क्या होता है? बैठकी कुछ इस तरीके से होता है, उल्टे कमल की जैसी आकृति होती है, इसको बोलते हैं बैठकी। क्या बोलते हैं? बैठकी। याद रखना, उल्टे कमल की जैसी आकृति उसको क्या बोलते हैं? बैठकी। बैठकी के ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता है, इसको बोलते हैं कंठा। क्या बोलते हैं? कंठा। फिर इसके ऊपर क्या होती है? इसके ऊपर होती है चौकी। इसके ऊपर क्या होती है? चौकी। जिसके ये नीचे, इसके नीचे है ये कंठा है। फिर इसके नीचे जो उल्टे जो कमल के जैसी आकृति होती है इसको क्या बोलते हैं? उल्टे घंटाकृति भी बोलते हैं इसको। तो इसको बोलते हैं बैठकी। ये क्या होता है? ये होता है कंठा। क्या होता है? कंठा। और ये जो होता है जहाँ पे ये चक्कर बना हुआ होता है इसको क्या बोलते हैं? ये चक्कर बना होता है। फिर यहाँ पे 4 पशुओं की आकृति होती है इधर। फिर इधर भी एक चक्कर बना हुआ है, इधर भी चक्कर बना हुआ है, इसके दूसरी साइड में भी चक्कर बना हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चौकी।
चौकी के ऊपर का भाग होता है शीर्ष भाग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शेर की जैसे पशुओं की आकृति लगी रहती है, शेर की या पशुओं की आकृति लगी रहती है। तो जो इसमें देखो नीचे क्या है, सबसे नीचे है मेखला, ये वाला पार्ट क्या होता है, मेखला, ये वाला होता है मेखला। मेखला ये क्या था, ये था बैठकी, बैठकी। तो मेखला, बैठकी, कंठा, चौकी और शीर्ष, ये इसमें 1 2 3 4 5 ये 5 भाग आते हैं। किसमें, परगहा में। परगहा में 5 भाग आते हैं। परगहा में कितने भाग आते हैं, 5 भाग। और नीचे वाला जो पिलर होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाट। और ऊपर वाला पार्ट का अलग अलग नाम है। और टोटल को क्या बोलते हैं, टोटल को बोलते हैं परगहा। टोटल को क्या बोलते हैं, परगहा। इसका मतलब लाट नीचे वाला भाग हो गया, परगहा क्या है, ये ऊपर वाला, लाट से ऊपर का जो भाग है वो परगहा होता है। तो ये किसके भाग है, ये मौर्य युगीन स्तंभों के भाग है। किसके भाग है, मौर्य युगीन स्तंभों के भाग है। फिर इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गांधार कला किस कला से प्रभावित है, चीन की कला, रोमन की कला, फारसी कला और यूनानी कला। तो फ्रेंड्स जो गांधार की कला है वो यूनानी की कला से प्रभावित है। किसकी कला से प्रभावित है, यूनान की। इसको भारतीय यूनानी भी कला कहा जाता है, भारतीय यूनानी। किसको, गांधार कला को भारतीय यूनानी भी कहा जाता है। भारतीय यूनानी क्या कहा जाता है, भारतीय यूनानी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडो ग्रीक। क्या बोलते हैं, इंडो ग्रीक। ये नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है एक बार, इंडो ग्रीक। इंग्लिश में पूछा था इंडो ग्रीक, इंडो पर्शियन, इस तरीके से। तो ये क्या है, इंडो ग्रीक। इंडो मतलब इंडियन, ग्रीक मतलब होता है यूनान। ग्रीक का मतलब क्या निकलता है, यूनान। तो भारतीय यूनान हो गया ना, भारतीय यूनान। तो इसका मतलब भारतीय यूनान कला इसको बोलते हैं, गांधार कला को। तो यूनानी कला का इस पर प्रभाव है गांधार कला पे। और गांधार कला में जो स्कल्पचर बने हैं वो ग्रे शिस्ट पत्थर से बने हैं। कौन से पत्थर से बने हैं, ग्रे शिस्ट पत्थर, या इसको ग्रे चिस्ट भी बोलते हैं, काला स्लेटी पत्थर भी बोल सकते हो। ग्रे चिस्ट पत्थर, चिस्ट भी बोल सकते हैं इसको, ग्रे चिस्ट पत्थर। इसको काला स्लेटी पत्थर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काला स्लेटी पत्थर। तो काला स्लेटी पत्थर से जो मूर्तियाँ बनी हुई है वो गांधार शैली में बनी हुई है, काला स्लेटी पत्थर से, काला स्लेटी पत्थर से। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। उदयपुर के समीप नागदा में कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, नागदा में। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ये सहस्त्रबाहु मंदिर है। कौन से मंदिर हैं, सहस्त्रबाहु, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। उदयपुर के समीप है, नागदा में है, उदयपुर के समीप नागदा में। ये सहस्त्रबाहु मंदिर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन बने हुए हैं। आरपीएससी में क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान से रिलेटेड मूर्तिकला, राजस्थान से रिलेटेड मंदिर स्थापत्य के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो याद रखना ये कहाँ पे है, सहस्त्रबाहु मंदिर उदयपुर के समीप नागदा में है। उसके बाद में आगे चलते हैं। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे है, आंध्र प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे है अमरावती स्तूप। तो फ्रेंड्स इसमें आरपीएससी ने जो सही माना है वो माना है कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। याद रखना अमरावती स्तूप जो आंध्र प्रदेश में है वो कृष्णा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे। देन आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे सन 2010 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। तो फ्रेंड्स इनमें से वो है अर्जुन लाल प्रजापति। कौन है, अर्जुन लाल प्रजापति, जिनको पद्मश्री से 2010 में क्या है, 2010 में पद्मश्री से नवाजा गया। 2010 में पद्मश्री से नवाजा गया अर्जुन लाल प्रजापति को। ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। मथुरा के मूर्ति शिल्प मुख्यतः किस पत्थर से निर्मित है। जैसे मैंने बताया गांधार के जो मूर्ति शिल्प है वो काले जो शिष्ट पत्थर है, ग्रे शिष्ट जिसको बोलते हैं, काला स्लेटी पत्थर बोलते हैं, काले स्लेटी पत्थर से निर्मित है, उसकी वो खास विशेषता है। उसी प्रकार ये मथुरा की एक खास विशेषता है कि मथुरा के जो मूर्ति शिल्प है वो लाल बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। किस पत्थर के बने हुए हैं, मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। याद रखना। तो ये मथुरा के मूर्ति शिल्प की खास विशेषता रही है। और गांधार की पूछे तो गांधार की खास विशेषता कौन सी, किस प्रकार का पत्थर है, ग्रे चिस्ट पत्थर यानी कि काला स्लेटी पत्थर। और मथुरा के शिल्प लाल बलुआ पत्थर है। देन आगे चलते हैं। सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया, फ्रेंड्स वो सारनाथ का स्तंभ है। ये सबको पता है हमें, सारनाथ का स्तंभ है जिसको राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल एम्ब्लेम। क्या बोलते हैं, नेशनल एम्ब्लेम बोलते हैं, एम्ब्लेम। तो फ्रेंड्स ये जो है ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में बना हुआ था कि जो सारनाथ का स्तंभ है वो भारत के किस रूप में चयन उसको किया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ऐसे। तो उसमें इंग्लिश में लिखा गया था नेशनल एम्ब्लेम,
ऐसे नेशनल एम्बलेम, नेशनल सिंबल, नेशनल एम्बलेम, कुछ इस तरीके से। तो वो नेशनल एम्बलेम था फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। नेशनल एम्बलेम इंग्लिश में भी याद रखना है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह बोलते हैं। तो ये सारनाथ का है, कहाँ का है, सारनाथ वाला है फ्रेंड्स। इस पे 4 पशु अंकित है, 4 पशु अंकित है, और इसका जो शीर्ष भाग है वो सिंह का है। किसा है, सिंह का। और इसमें जो चक्र बना हुआ है उसमें कितनी तीलियां हैं, इसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां। और उसके जो शीर्ष भाग था फ्रेंड्स, ये वाला जो शेर वाला ऊपर वाला जो शीर्ष भाग था, इसके ऊपर एक चक्र हुआ करता था, बड़ा जैसा बड़ा चक्र हुआ करता था, वो अब टूट गया है। उसमें 32 आ रहे थे, कितने आ रहे थे, 32 आ रहे थे, याद रखना। उसमें ऊपर वाले में 32 आ रहे थे, लेकिन ये चौकी पर जो बने हुए हैं उसमें कितने आ रहे हैं, उसमें 24 आ रहे हैं। और इस पे कितने पशु अंकित हैं, 4 पशु, हाथी, सिंह, वृषभ, हाथी, सिंह, वृषभ, और चौथा कौन सा रह गया, अश्व फ्रेंड्स, याद आया, अश्व। तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो हाथी यानी कि गज, सिंह शेर, हाथी का मतलब है गज, सिंह का मतलब है शेर, कुछ इस तरीके से भी नाम ले देते हैं। एक है बेल, बेल को बोलते हैं वृषभ, क्या बोलते हैं, वृषभ। और चौथा है अश्व यानी कि घोड़ा। कौन सा है, घोड़ा, अश्व, इसको बोलते हैं अश्व। ये तो ये 4 पशु अंकित है। ये चारों पशु हैं, चारों दिशाओं के प्रतीक है। जो चारों पशु बने हुए हैं ये चारों दिशाओं के प्रतीक हैं। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। ट्रिम्फ ऑफ लेबर, मजदूरों का विजुलास शिल्प किसने बनाया, ट्रिम्फ ऑफ लेबर। देखो फ्रेंड्स, इसको लेकर के कई लोग कन्फ्यूजन में चल जाते हैं। इसको बोलते हैं श्रम की विजय, दूसरा इसका नाम ये भी है, श्रम की विजय, या फिर मजदूरों का विजुलास भी बोलते हैं। तो श्रम की विजय, ये भी इसमें टाइटल हमें मिलता है, श्रम की विजय यानी कि ट्रिम्फ ऑफ लेबर, ट्रायम्फ ऑफ लेबर। तो ये जो मूर्ति शिल्प है किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है डीपी राय चौधरी के द्वारा, देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा। और ये जो मूर्ति बनी है ये कांस्य माध्यम में बनी है। कौन से माध्यम में बनी है, कांस्य माध्यम में बनी है। और ट्रिम्फ ऑफ लेबर जो मूर्ति है, मुख्य जो मूर्ति है वो लगी हुई है और जो मरीना बीच चेन्नई है, कहाँ पे, मरीना बीच चेन्नई में लगी हुई है। मरीना बीच चेन्नई में लगी हुई है ये मूर्ति, मरीना बीच चेन्नई में, याद रखना। मरीना बीच चेन्नई में ट्रिम्फ ऑफ लेबर की स्कल्पचर लगी हुई है, जो देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाई गई है। और एक और भी है, इसकी कॉपी मान सकते हो, दूसरी मूर्ति एक और भी है ट्रिम्फ ऑफ लेबर, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक जो कला दीर्घा नई दिल्ली है, वहाँ पे भी एक लगी हुई है, श्रम की विजय। बाकी मुख्य जो प्रतिमा है वो कहाँ पे है, वो मरीना बीच चेन्नई में है, याद रखना। इसकी 2 प्रतिमा है श्रम की विजय की, एक तो दिल्ली में है और दूसरी चेन्नई में है। और ये कौन से माध्यम में बनी है, कांस्य माध्यम में। इसके बाद में आगे चलते हैं। आमेर जयपुर का कौन सा मंदिर तोरण द्वार और गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, जिसमें तोरण द्वार बने हुए हैं जयपुर में, वो जगत शिरोमणि मंदिर है, ये आमेर में है। कहाँ पे है, आमेर, आमेर जो फोर्ट है आमेर जयपुर, वहाँ पे बना हुआ है जगत शिरोमणि मंदिर। और इसमें तोरण द्वार भी बने हुए हैं, तोरण द्वार, और गरुड़ छतरी भी बनी हुई है। छतरी, गरुड़ छतरी है वहाँ पे है, छतरी बनी है, उसका नाम है गरुड़ छतरी। तोरण द्वार का मतलब होता है जो एंट्रेंस गेट होता है वो तोरण के रूप में होता है, एंट्रेंस गेट अलग बना हुआ होता है, तो वो तोरण द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, तोरण द्वार कहलाता है। एंट्रेंस अगर कोई गेट है तो वो तोरण द्वार के रूप में है। जैसे दक्षिण भारत में जो स्टाइल होती थी तोरण द्वार जिसमें बनते हैं, एंट्रेंस गेट, यहाँ पे हाथी वगैरह भी इसके दरवाजे पे यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये तोरण द्वार है, किस में बना हुआ है, जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में बना हुआ है, याद रखना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के स्तंभ की चौकी पर कौन से 4 जानवरों की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि गाय नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा चला गया। फिर इसके बाद में गाय इसमें दे दी, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन कट गया है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं बैल, घोड़ा, शेर, हाथी। तो फ्रेंड्स इसके बाद में ये देखो महिष, ये महिष भी नहीं है इसमें, तो हमारा ये भी कट गया। इसके बाद बच गया कौन सा, 1 नंबर, तो हो जाएगा बैल यानी कि वृषभ, घोड़ा यानी अश्व, शेर यानी सिंह, हाथी यानी गज। तो ये 4 पशु अंकित है जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं। ये सारनाथ के स्तंभ की चौकी के ऊपर ये 4 जानवरों की आकृतियाँ हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 63, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसका निधन दुबई में हुआ था। फ्रेंड्स इसमें से ऐसा कौन सा चित्रकार है जिसका निधन दुबई में हुआ था। तो फ्रेंड्स उस चित्रकार का नाम है M.F. हुसैन यानी कि मकबूल फ़िदा हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन ऐसी चित्रकार है जिसका निधन कहाँ पे हुआ था, दुबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, दुबई में हुआ था।
इसके बाद में आगे चलते हैं। निम्नांकित में से मूर्तिकार को चुनिए। इनमें से मूर्तिकार कौन है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो मूर्तिकार है वो है शंखो चौधरी। कौन है? शंखो चौधरी एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये मूर्तिकार। के.जी. सूर्यनम भित्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। बाकी शंखो चौधरी जो है ये मूर्तिकार के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है। देन उसके बाद में आगे चलते हैं। किस भारतीय चित्रकार ने यताति श्रृंखला चित्रित की थी? फ्रेंड्स ये यताति श्रृंखला के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है, जो ए रामचंद्रन के द्वारा चित्रित की गई है। इसके द्वारा चित्रित की गई है ए रामचंद्रन के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बना हुआ है यताति श्रृंखला को लेकर के। नेट के एग्जाम में भी हमें देखने को मिल जाता है, आरपीएससी में तो क्वेश्चन ओबियसली पूछते ही हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रकारों को पहचानिए। इनमें से एक महिला चित्रकार है जिसका नाम है, इनमें से ये नाम इसमें दिया गया है, उनमें महिला चित्रकार कौन है? विवान सुंदरम एक मेल है। क्या है? ये मेल है। के लक्ष्मण गौड़ भी मेल है, यानी कि पुरुष है। ज्योति भट्ट भी पुरुष है, ये भी एक मेल है, मेल यानी कि पुरुष है ज्योति भट्ट। ये प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, चित्र मूर्ति के लिए। ये के लक्ष्मण गौड़ प्रिंट मेकिंग के लिए प्रसिद्ध है। गोगी सरोजपाल जो है ये एक महिला कलाकार है। क्या है? एक महिला कलाकार है। तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? गोगी सरोजपाल, क्योंकि ये एक महिला कलाकार है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लंदन ओलंपिक्स के लिए बनाए गए शिल्प आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट की परिकल्पना किसने तैयार की? आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट आर्सेलर, क्या इस तरीके से इसको बोलते हैं। तो ये जो है ये अनीस कपूर के द्वारा, ये अनीस कपूर जो है ये ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं। क्या है? ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार। याद रखना ये ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं। इनके पापा तो इंडिया के थे और इनकी माता जी ब्रिटिश थी। तो ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं ये, ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार कहलाते हैं। मूर्तिकार, ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार कहलाते हैं दोस्तों। अनीश कपूर, इनके द्वारा क्लाउड गेट की भी बनाई गई है। क्लाउड गेट, टर्निंग वर्ल्ड अपसाइड डाउन भी है। टर्निंग वर्ल्ड अपसाइड डाउन, क्लाउड गेट, ये इनकी कृति है, काफ़ी फेमस है। क्लाउड गेट भी है, टर्निंग वर्ल्ड अपसाइड डाउन ये है। ये धातु के अंदर काम करते थे। तो आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट जो है ये अनीश कपूर के द्वारा बनाई गई कृति है, मूर्ति है। इसके बाद में आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कलाकार को कलाविद का सम्मान मिला? इनमें से ऐसा कौन सा कलाकार है जिसको कलाविद का सम्मान मिला है? तो फ्रेंड्स वो है परमानंद चोइल। कौन है? परमानंद चोइल, यानी कि पी.एन. चोइल, जिसे कहा जाता है भैंसों का चितेरा। क्या कहा जाता है? भैंसों का चितेरा कहा जाता है। भैंसों का चितेरा कहा जाता है परमानंद चोइल को। इसका पूरा नाम है परमानंद चोइल। इसको कलाविद सम्मान मिला है। इनमें से इनको नहीं मिला हुआ, एन.सी. मेहता नहीं है, जी.एस. पवार नहीं है, बाकी परमानंद चोइल को कलाविद सम्मान मिला है। आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने तेल चित्रण में महारत हासिल की थी उसका नाम बताइए। प्रथम ऐसे भारतीय चित्रकार कौन है जिसको तेल चित्रकला में महारत हासिल की थी? उसका नाम है राजा रवि वर्मा। ये किसी कॉलेज या संस्था में नहीं पढ़े से फ्रेंड्स, अल्लागिरी नायडू थे, उनसे इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण की थी और थियोडोर जॉनसन से तेल चित्रकला सीखी थी। भारतीय जो कला है वो थियोडोर जॉनसन से सीखी थी और तेल चित्रकला थियोडोर जॉनसन से सीखी थी। थियोडोर जॉनसन से, किससे सीखी थी? थियोडोर जॉनसन से तेल चित्रकारी इसने सीखी थी, थियोडोर जॉनसन। और अल्लागिरी नायडू से भारतीय पद्धति इसने सीखी थी। अल्लागिरी नायडू, आलमगिरी भी बोल सकते हो, अल्लागिरी नायडू, कुछ भी बोल सकते हो आप, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अल्लागिरी नायडू वही है जिससे राजा रवि वर्मा ने भारतीय पद्धति सीखी थी। थियोडोर जॉनसन से तेल चित्रकारी सीखी थी। कौन सी सीखी थी? तेल चित्रकारी, जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया तेल चित्रण, ये थियोडोर जॉनसन से सीखा था राजा रवि वर्मा ने। और भारतीय प्रसंगों को लेकर इसने काम किया। महाभारत को लेकर इसने बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई है। भारतीय जो देवी देवता हैं उनकी काफ़ी चित्राकृतियाँ इसने तैयार की है। उसके बाद में राजा रवि वर्मा जो है, राजा रवि वर्मा केरल के किल्लीमनूर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरल के किल्लीमनूर में जन्म हुआ था। उसके बाद में बताते हैं राजा रवि वर्मा जो है, इनके ऊपर फिल्म भी बना है जिसका नाम है रंग रसिया। क्या नाम है? रंग रसिया। इसके ऊपर फिल्म बनी है जिसका नाम है रंग रसिया। क्या नाम है? रंग रसिया। ये आप मूवी जो है यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हो, बहुत ही शानदार मूवी है, इसके ऊपर बनी हुई है पूरी की पूरी स्टोरी। फिर इसने 1894 में मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की थी, जिसके जो प्रिंट छपे थे वो ओलियोग्राफ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ओलियोग्राफ कहलाते थे।
तो इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से चित्रकार को भारतीय गणवादी चित्रकार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स गगनेंद्र नाथ ठाकुर है जिसको गणवादी चित्रकार कहा जाता है। गणवादी चित्रकार गगनेंद्र नाथ ठाकुर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शोक क्रोध भय जुगुप्सा किस रूप में जाने जाते हैं? शोक क्रोध भय जुगुप्सा ये फ्रेंड्स स्थायी भाव के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? स्थायी भाव। किसके रूप में जाने जाते हैं? स्थायी भाव। ये 9 है, कुल कितने हैं? 9 है, लेकिन भरत मुनि में नाट्यशास्त्र ने ये कितने बताए थे? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुल 8 बताए थे। भरत मुनि नाट्यशास्त्र में कुल 8 बताए थे। अभिनव गुप्त ने फिर एक 9वां रस और दिया था जिसका नाम था, रस का नाम था शांत रस। क्या नाम था? शांत। तो ये जो है ये स्थायी भाव हैं। कितने हैं? स्थायी भाव। शोक क्रोध भय जुगुप्सा विषम्य अद्भुत, ये सारे कौन से हैं? स्थायी भाव है, याद रखना। विभाव जो हैं ये 2 होते हैं। विभाव कितने होते हैं? 2। कौन से हैं? आलम्बन और उद्दीपन। विभाव जो हैं, विभाव हैं 2। कितने हैं? 2। कौन सा है? एक तो है आलम्बन और दूसरा है उद्दीपन। इसके बारे में आपको बताऊं। आलम्बन और उद्दीपन ये 2 क्या है? ये 2 विभाव हैं, आलम्बन और उद्दीपन। फिर इसके बाद में है अनुभाव। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव होते हैं 4 प्रकार के। आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। पहला कौन सा है? पहला है आंगिक, दूसरा है वाचिक, दूसरा है वाचिक, आंगिक वाचिक, तीसरा है आहार्य, चौथा है सात्विक। चौथा कौन सा है? चौथा है सात्विक। तो ये 4 अनुभाव है। अनुभाव कितने हैं? 4। आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। फिर संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या है 33। कितनी है? 33, याद रखना। तो विभाव 2 होते हैं, आलम्बन उद्दीपन। अनुभाव कितने होते हैं? अनुभाव होते हैं 4। आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। और स्थायी भाव कितने होते हैं? स्थायी भाव होते हैं, वैसे तो 8 माने हैं, रस 8 ही भाव माने उनके, लेकिन 9 माने हैं। कितने माने हैं? 9, याद रखना। 9 स्थायी भाव माने हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। तो ये ऊपर जो दिया गया शोक भय क्रोध जुगुप्सा ये क्या है? ये स्थायी भाव के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उस भारतीय दार्शनिक का नाम बताइए जिसने 9वें रस का परिचय दिया था। देखो फ्रेंड्स, 9वां रस कौन था? शांत रस, जो मैंने आपको पहले बताया है। तो इसका नाम हमने भी बताया था। कौन सा बताया था? अभिनव गुप्त। किसका नाम बताया था? अभिनव गुप्त। जो 9वां रस दिया है शांत रस, ये किसने दिया है? अभिनव गुप्त ने दिया है। ये 9वां रस है। बाकी 8 रस जो है भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र में दिए गए थे। और ये 9वां रस शांत रस किसके द्वारा दिया गया? अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है 73, कामसूत्र के प्रसिद्ध टीकाकार का नाम है। फ्रेंड्स, कामसूत्र के रचयिता अगर पूछे तो रचयिता है वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन है कामसूत्र के रचयिता। अगर टीकाकार पूछे तो टीकाकार है यशोधर पंडित। टीकाकरण करके उसने जय मंगला नाम की बुक बनाई थी। क्या बनाई थी? जय मंगला नाम की बुक बनाई थी। ये जय मंगला नाम की टीकाकरण करके यशोधर पंडित ने, ये जयपुर के विद्वान थे, जयपुर के दरबारी विद्वान थे, जय सिंह के दरबार के। तो इसने जय मंगला नाम से टीकाकरण किया था कामसूत्र का। और इसने जय मंगला के अंदर भारतीय चित्रकला के 6 अंग बताए थे जिसका नाम दिया था षडंग। क्या नाम दिया था? षडंग। अगर आप सभी को याद है, अगर याद नहीं है तो आप षडंग को याद कर लीजिए। षडंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। षडंग जो एक मंत्र के रूप में दिया गया जिसमें बोला गया है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो ये षडंग दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? यशोधर पंडित के द्वारा। किसमें? जय मंगला में। कामसूत्र का टीकाकरण करके। जो कामसूत्र किसके द्वारा लिखित था? वात्स्यायन के द्वारा लिखित था, याद रखना। तो इसका मतलब इसमें सही हमारा कौन सा हो जाएगा? टीकाकार कौन है? यशोधर पंडित, जो जय मंगला नाम से बुक रचना की थी। और कामसूत्र के रचयिता पूछे तो कौन है? वात्स्यायन है। फिर आगे चलते हैं, संयोजन के सिद्धांत हैं। संयोजन के सिद्धांत हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें से संयोजन के सिद्धांत पूछा है तो इसमें हमारा हो जाएगा ये सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण। ये संयोजन के सिद्धांत है। तो सहयोग, यूनिटी, सामंजस्य, बैलेंस, डोमिनेंस, ये प्रवाह और प्रमाण, ये सारे क्या है? ये संयोजन के सिद्धांत है। रेखा, रूप, वर्ण, संतुलन, अंतराल, ये क्या है?
ये कला के तत्व हैं, रेखा रूप वर्ण ये कला के तत्व हैं। फिर इसमें रेखा रूप वर्ण आ गया, ये क्या है, ये कला के तत्व है। बाकी सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण ये क्या है, ये क्या है, ये संयोजन के सिद्धांत हैं। ये क्या है, संयोजन के सिद्धांत हैं। सहयोग, संतुलन, संतुलन, प्रभाविता, सहयोग, अंतराल, प्रवाह है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें क्या आ गया, इसमें हमारा आ गया अंतराल। तो अंतराल क्या है, अंतराल है कला का तत्व है। अंतराल कला का तत्व होता है, इसका मतलब अंतराल जो है ये नहीं होगा, ये भी कट गया। और इसमें देखो रेखा रूप ये दे दिया, ये भी कट गया, इसका मतलब ये भी कट गया। इसमें रेखा रूप वर्ण दे दिया, कला के तत्व है, ये भी कट गया। तो बच गया कौन सा, 2 नंबर। याद रखना अंतराल क्या है, कला का तत्व है। तो 2 नंबर बच जाता है, जो संयोजन का सिद्धांत है। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा समीपवर्ती वर्ण नहीं है, समीपवर्ती वर्ण नहीं है। पीला, येलो, फिर पीला, नारंगी, फिर नारंगी, नीला। नीला समीपवर्ती वर्ण नहीं है। नीला क्योंकि अलग कलर हो जाता है, ये समीपवर्ती वर्ण में नहीं आता है। पीला है, फिर पीला नारंगी है, फिर नारंगी है। नीला अलग हो गया, नीला समीपवर्ती वर्ण इनमें से नहीं है। तो इसको अगर मैं आपको बताऊं, कुछ समझाने की कोशिश करूं, तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, सोच के देखिए कि ये यहाँ पे अगर हम इसमें कलर ट्यून निकाल के देखें, ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है पहला है पीला। कौन सा है, पीला। इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे हो गया पीला, ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया पीला। अब पीले के साथ में बोला है पीला नारंगी, तो ये हमारा हो गया पीला नारंगी, ये हो गया पीला नारंगी। देन उसके बाद में ये क्या है, ये है नारंगी। तो पीला, पीला नारंगी और ये नारंगी, ये 3 कलर ये पूछे, तो ये समीप है ना, पास पास में है, तो ये समीपवर्ती रंग हो गए। अब चौथा हमारा ऑप्शन है नीला, तो ये यहाँ पे रह गया। नीला कहाँ पे रह गया, यहाँ पे, क्योंकि पीले के बाद में फिर नीला मिलता जाता है तो ग्रीन बनता है, फिर डार्क ग्रीन है, फिर आसमान कलर है, फिर थोड़ा है, फिर उसके बाद में डार्क ग्रीन आता है। तो नीला अगर ये माने या ये माने, तो ये कहाँ रह गया, ये रह गया हमारा दूर, ये ज़्यादा दूर रह गया। इसका मतलब ये पीला, फिर पीला नारंगी और नारंगी, ये समीपवर्ती रंग है। और इसमें अगर ये हल्का हरा ग्रीन पूछे, तो ये अगर ये 3 पूछे तो ये क्रम में है, तो इसका मतलब ब्लू कहाँ रह गया, दूर रह गया, याद रखना। तो ये क्या है, ये समीपवर्ती वर्ण नीला जो है ये नहीं माना जाएगा। तो ये हमारे हो गए आज का जो हमारा है पार्ट नंबर 3, ये हमारा पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट, हमने 75 क्वेश्चन कर दिए। फिर उसके बाद हम अगला चौथा पार्ट लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स इसको लाइक भी करना, और आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए, अच्छा लगे तो कमेंट करके भी ज़रूर बताएं हमें, ताकि हम प्रोत्साहित हों और जल्दी जल्दी नए वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।